गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कालखंड देख लिया, क्षेत्रीय विस्तार देख लिया, स्थल देख लिए, कौन से स्थल से क्या प्राप्त हुआ, अर्थव्यवस्था देख ली। अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में समाज देखेंगे, भ्रम देखेंगे, नगर योजना देखेंगे, लिपि देखेंगे और इनका पतन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है। यहाँ से चार प्रमुख चीज़ें चार जो पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी लिपि का प्रमाण, नगर 3 भागों में बटा हुआ। जल संग्रहण का सबसे बड़ा उपाय, स्टेडियम के प्रमाण, धोलावीरा से सबसे बड़ी लिपि का प्रमाण मिलता है। दूसरा है नगर 3 भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। ये एकमात्र नगर था धोलावीरा जो 3 भागों में बटा हुआ था। जल संग्रहण का सबसे बड़ा उपाय भी धोलावीरा से मिलता है और स्टेडियम के प्रमाण भी कहाँ से? धोलावीरा से मिलते हैं। एक है रोपड़। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। पिछले वीडियो में रोपड़ को गलती से पंजाब नदी बोला गया, जो पंजाब में है लेकिन सतलज नदी के किनारे है। अब हम देखते हैं समाज। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय क्रांति भी कहा। जीवन स्तर था, वर्गीकृत, स्त्रीकृत और भेदभावपूर्ण था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो शहरी सभ्यता थी और जो जीवन स्तर था वो वर्गीकृत था, स्त्रीकृत था और भेदभावपूर्ण था। समाज है व्यावसायिक समाज था। व्यावसायिक समाज था। संभवतः समाज में वणिक वर्ग का शासन था। ईंट का आकार, ईंट का आकार 4:2:1 के अनुपात में था। एक के अनुपात में था। आग में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आग में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बॉन्ड, ईंटों का प्रयोग इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड या इंग्लिश चिनाई पत्ती, चिनाई पत्ती
इंग्लिश न्यायपत्ति पर करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के बारे में हमें पता चलता है मोहर से, मूर्तियों से और अन्य प्रमाण। मोहर में देखते हैं जैसे यज्ञ या हवन कुंड। ये किस मोहर पे मिलता है, कहाँ मिलता है? कालीबंगा और लोथल। मोहर पे दूसरी जैसे मोहर पे है जैसे सरप की आकृति, एक मोहर पे जैसे योग की विभिन्न साधनाएं, योग की विभिन्न अवस्थाएं। मोहर से यज्ञ में कहाँ मिलते हैं? जैसे कालीबंगा और लोथल से मोहर पे श्रव क्या करते मिलती है और योग की विभिन्न साधन। इससे क्या है, धर्म के बारे में पता चलता है कि उनका धर्म कैसा था। मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां किसकी? जैसे अभिजनन पंथ या लिंग पूजा के साक्ष्य और अन्य प्रमाण में हम देखते हैं जैसे पशु पूजा, पीपल वृक्ष पूजा, जल पूजा, आद्य शिव पूजा। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा, जो सबसे एक सिंह वाला जो पशु था वो सबसे ज़्यादा पूजनीय था, तो पशु पूजा भी होती थी। पीपल वृक्ष पूजा भी होती थी, जिनमें सबसे ज़्यादा पीपल को पूजा जाता है। जल पूजा होती थी, एक आद्य शिव की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों की पूजा की जाती थी, मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। लेकिन वो मूर्तियों की पूजा मंदिरों में नहीं की जाती थी, मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। मंदिर में पूजा नहीं होती थी। क्योंकि भारत में सबसे पहले गुप्त काल में ही मंदिर बने। गुप्त काल से पहले चाहे कोई भी काल हो, हड़प्पा काल हो, वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, महाजनपद काल हो, मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, किसी में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में भी मंदिर नहीं थे, और जो पूजा होती थी वो मंदिर में नहीं होती, बाकी मूर्ति पूजा होती थी। सबसे पहले मंदिर की शुरुआत भारत में गुप्त काल में। मंदिर की शुरुआत। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता ने भारत में किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है, तो वो है धर्म को प्रभावित किया। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में प्रभावित किया? धर्म को। अब हम देखते हैं लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला। सिंधु सभ्यता की लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में नमूना मिला।
1923 तक ये संपूर्ण लिपि प्रकाश में आई। प्रकाश में इसमें इस लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। ढाई सौ से 400 चित्राक्षर। ढाई सौ से 400 चित्राक्षर थे। इस लिपि को बोस्त्रोफेदन लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। लिपि का सबसे पहला नमूना 1853 में मिला। संपूर्ण लिपि 1923 में आई। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह है। 250 से 400 चित्राक्षर हैं। इस लिपि को बोस्त्रोफेदन लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। लेकिन ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसके बाद में देखते हैं हम उनका दर्शन। उनका दर्शन कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोगों का जो दर्शन था वो उपयोगीवादी दर्शन था। इनका जो मनोरंजन था शतरंज का आविष्कार था। आविष्कार पशुओं को लड़ाने का खेल। लड़ाने का खेल। ये इनके सिंधु सभ्यता के मनोरंजन के साधन थे। आभूषण। आभूषण महिला और पुरुष, पुरुष और महिला आभूषण पहने थे। पुरुष और महिला आभूषण पहने थे। अब हम देखते हैं इसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। ये देखो, शहरी सभ्यता तो थी, नगरीय सभ्यता, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय क्रांति कहा। इनका जो बसासत थी, नगरों की जो बसासत थी वो कैसी थी? बसाव नदियों के किनारे बसे हुए थे। नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता के लोग नदियों के किनारे बसे हुए थे। इनका बसाव था वो ऊंचे स्थल पे था। ऊंचे स्थल पे था और चौकोर बसाव था। जैसे सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, लेकिन उनके नगरों का जो आकार था वो चतुर्भुजीय था। तो उनका बसाव कैसा था? चौकोर। और जो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। ग्रिड पद्धति भी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। एक सिंधु सभ्यता की जो जल निकासी है वो विश्व में सबसे श्रेष्ठ थी।
सिंधु सभ्यता की जल निकासी विश्व में श्रेष्ठ थी। विश्व में श्रेष्ठ थी। कालीबंगा है, कालीबंगा के दोनों स्तर हैं दुर्गीकृत थे, जबकि धोलावीरा त्रिस्तरीय नगर था। कालीबंगा के दोनों स्तर दुर्गीकृत थे, जबकि धोलावीरा त्रिस्तरीय नगर था। देखो, सिंधु सभ्यता में के जो नगर थे वो दो भागों में बटे थे। सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। दो टिल्ले मिलते हैं, पश्चिमी टिल्ला, हर नगर से दो टिल्ले मिलते हैं, पश्चिमी टिल्ला और पूर्वी टिल्ला। पश्चिमी टिल्ला और पूर्वी टिल्ला। पश्चिमी टिल्ला ही को दुर्ग या गढ़ी कहा जाता, गढ़ या गढ़ी। पूर्वी टिल्ले को नगर या आवासीय। जो पश्चिमी टिल्ला है, दुर्ग टिल्ला है, वो रक्षा प्राचीर से घिरा रहता था। लेकिन कालीबंगा का जो दोनों स्तर है, पश्चिमी टिल्ला और पूर्वी टिल्ला, दोनों दुर्गीकृत थे, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि धोलावीरा का जो नगर है वो तीन भागों में बटा हुआ था। जितने भी नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो दो भागों में बटे हुए थे। एक धोलामात्र एकमात्र ऐसा था जो तीन भागों में बटा हुआ था। एक है सिंधु सभ्यता के भवन बहुमंजिला थे। बहुमंजिला, एक से ज्यादा इमारत, बहुमंजिला थे। भवनों में ईंट पत्थर लकड़ी का प्रयोग करते थे, लकड़ी का प्रयोग इस्तेमाल करते थे। ये हमारा हुआ नगर नियोजन। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में समरूप क्या था, समान क्या क्या चीजें थी। समरूपता, देखो सबसे पहले तो उनकी क्या थी, मोहर एक समान थी। मोहर एक समान थी। सबसे ज्यादा मोहर मोहनजोदड़ो से मिली। दो 2000 के लगभग मोहर मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मोहर मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की मोहरों पे कोई लेख नहीं है। लिपि एक समान, मर्द भांड एक समान। मर्द भांड कैसे थे, काले पे लाल रंग की चित्रकारी। मर्द भांड एक समान। माप तोल एक समान। माप तोल 16 के गुणज में था, 16 के अनुपात में माप तोल था। नगर नियोजन एक समान। सिंधु घाटी सभ्यता में
क्या क्या चीज़ें एक समान थी? मोहर एक समान, लिपि एक समान, मृदभांड एक समान, मापतौल एक समान और नगर नियोजन एक समान। अब हम देखते हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, वो दो संस्कृतियों के मिलने से बताया जाता है, जिसमें जैसे एक अमलानंद घोष है, अमलानंद घोष, वो कह रहे हैं कि राजस्थान की सुंदी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। राजस्थान की सुंदी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ऐसे एक दूसरे विद्वान है फेयर सर्विस, फेयर सर्विस कह रहा है ईरानी और बलूची संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अमलानंद घोष ने राजस्थान की सोंधी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता विकास बताया, जबकि फेयर सर्विस ने ईरानी और बलूची संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता का विकास बताया। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। पतन के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, इसलिए देखते हैं किस किस विद्वान ने क्या क्या मत दिए हैं। सबसे पहले जैसे गार्डन चाइल्ड, और व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर वो क्या कह रहा है कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद आर्य आए, तो आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। दूसरा मार्शल, मैक्के, एस.आर. राव, ये कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, तो बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन कौन बता रहे हैं? मार्शल, मैक्के, एस.आर. राव। तीसरा है लेम्ब्रिक, तीसरा विद्वान है लेम्ब्रिक। लेम्ब्रिक कहता है कि भूवर्तनिक विक्षोभ से या नदियों द्वारा मार्ग बदलने से नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, इस कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, वो ये बता रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। भी इस सभ्यता का पतन हुआ। एक है कैनेडी। कैनेडी बता रहा है प्राकृतिक आपदा के कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। एक मार्शल है
मार्शल बता रहा है प्रशासनिक शिथिलता के कारण। प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। देखो पतन में गार्डन चाइल्ड और व्हीलर बता रहा आर्यों का आक्रमण। मार्शल में कैसा राव ये कह रहा है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। लेम्ब्रिक भूवर्तनी विक्षोभ नदियों द्वारा मार्ग बदलने से इस सभ्यता का पतन हुआ। फेयर सर्विस अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन के कारण। कैनेडी प्राकृतिक आपदा, जैसे कैनेडी ने मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य खोजे तो इस वजह से वो बता रहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। मार्शल कह रहा है प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी इसका पतन हो सकता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।